बता दीजिए। काफी अच्छे तरीके से कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग सभी बच्चे जुड़े इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मैं अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी अगर आप लोग प्लस की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, प्लस सर्च बटन में आपको एक नाम सर्च करना है और वह नाम कौन सा है? प्रदीप कुमार सिंह। कौन सा नाम सर्च करना है? प्रदीप कुमार सिंह। आप सभी बच्चों यहाँ पर देखना कि यहाँ भारत का हो या ताकि आप लोग अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। 1000 आपके 3 साल होगा, 96,000 इसके लिए पीके कोड का यूज किया जाएगा और 4 से लेकर 99,680 रुपया आता है। प्रीलिम्स के लिए बल्कि ध्यान से आप लोग इस टॉपिक को पढ़ना, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके, ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए दोनों। और मैं जो क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग भी करने का आप लोग ट्राई करना। और मेरा जो टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक पर आप लोग दे दीजिएगा, वहां पर मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। चलिए तो हम लोग आज इस टॉपिक को स्टार्ट करें, उससे पहले हम लोग अपने सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखिए, हमें देखना क्या है, सबसे फर्स्ट में जो टॉपिक है वह टॉपिक हम लोग को पढ़ना है भारतीय विरासत एवं संस्कृति। तो हमें पहले तो ये जान लेना होगा कि जो हमारा भारतीय विरासत है इसमें कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है, और आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, काफी अच्छा होगा। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि जो भारतीय विरासत है, इस विरासत का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और सेकंड में हम लोग को ये जानना है कि भारतीय विरासत को कितने टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने पार्ट में इसका वर्गीकरण किया गया है, हमें ये जानना है। अगर हम लोग इसके वर्गीकरण को देखते हैं तो इसके वर्गीकरण को 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो वैसा है भारतीय विरासत का वह स्थल जो प्राकृतिक रूप से, ये जो मानव निर्मित किया गया है, यानी कि वह सांस्कृतिक विरासत। आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाना अपना, वह सांस्कृतिक, क्योंकि ये अभी पूरा का पूरा मैं सिलेबस एनालिसिस करा रहा हूं, फिर मैं अपने टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। इसलिए आप सभी बच्चों से, जितने भी बच्चे यहां पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी ग्रुप है आप लोग का, सभी ग्रुप में जाकर इन्फॉर्म कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव आइए, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है? सांस्कृतिक विरासत एक देखना है, और दूसरा हम लोग को यहाँ पर प्राकृतिक रूप से विरासत है, यानी कि 2 प्रकार के विरासत को हम लोग को देखना है। एक कौन सा है? प्राकृतिक विरासत है। देखिए, प्राकृतिक विरासत, जब मैंने नाम यहां पर लिखा तो नाम लिखने के साथ ही आप लोग को यह चीज जरूर समझ में आ गया कि वैसा विरासत जो प्राकृतिक रूप से निर्मित किया गया है, यानी कि वह विरासत जो हमें प्राकृतिक रूप से, जैसे एग्जांपल में कोई भी बायोस्फीयर जो रिजर्व है, वह बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? प्राकृतिक रूप से है। कोई अगर राष्ट्रीय उद्यान है या यूनेस्को के द्वारा जो रिजर्व, यानी कि आर्द्र भूमि का जो पार्ट हुआ, ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक रूप के द्वारा है। इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? प्राकृतिक रूप में हुआ है। और दूसरा कौन सा हुआ? सांस्कृतिक विरासत हुआ। और सांस्कृतिक विरासत का मतलब यह हुआ कि वैसा जो मानव निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? तो वैसी विरासत जो मानव निर्मित है, उस प्रकार के। तो भारतीय विरासत को हम लोग कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं? 2 पार्ट में हम लोग वर्गीकरण करते हैं। एक हम लोग सांस्कृतिक विरासत के बारे में पढ़ना है और दूसरा किसके बारे में पढ़ना है? प्राकृतिक विरासत के बारे में पढ़ना है। सांस्कृतिक जो विरासत हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हम लोग सांस्कृतिक विरासत को पढ़ेंगे तो सांस्कृतिक विरासत को भी 2 पार्टों में क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक तो वह है जो मूर्त रूप है, कौन सा है? जो टेंजिबल है, कौन सा है? ठीक है, तो एक मूर्त रूप में है। दूसरा कौन सा आ जाता है? देखिए, ये सिलेबस का टॉपिक है, ये दोनों लेवल का है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल का है। और आप देखोगे बहुत अच्छी क्लास होगी, इतना आप देख लेना, कभी भी आप यूट्यूब पर पढ़ लेना, ठीक है। और मेरे द्वारा इस क्लास पे एक बार पढ़ लो, इसका नोट्स बना लो, आपके मन का हर एक डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सांस्कृतिक विरासत वैसी विरासत जो मानव निर्मित है, 3 प्रकार से पाया जाता है। एक वैसा जो मूर्त रूप में पाया जाता है, दूसरा वैसा जो अमूर्त रूप में पाया जाता है, और तीसरा हमें इसमें पढ़ना है किसके बारे में? डिजिटल, वैसा जो किस प्रकार से है? तो डिजिटल है, यानी कि इनटेंजिबल, टेंजिबल और कौन सा है? डिजिटल है। वहीं पर अगर हम लोग प्राकृतिक निर्मित देखते हैं ना, तो प्राकृतिक निर्मित हम लोग को किसके किसके बारे में पढ़ना है? तो प्राकृतिक निर्मित जैसे एग्जांपल, वैसी विरासत जिसका निर्माण प्राकृतिक ने स्वयं अपने द्वारा किया है और उसको विरासत में रखकर हम लोग संरक्षण करने का काम करते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक। अच्छा, आप ही कॉल कर रहे थे, चलिए। तो इसमें कौन कौन से हैं? जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गए, झरने हो गए, इस प्रकार के जो दृश्य है, या कौन से हो गए? प्राकृतिक विरासत के पार्ट हो गए। अर्थात हम इसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे कि एक प्रकार से कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक भूदृश्य। पृथ्वी पर जितने भी नदी, तालाब, झरने, इस प्रकार की चीजें हैं, वह प्राकृतिक विरासत के रूप में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना होगा। दूसरा पार्ट हम लोग को यहाँ पर यह जानना होगा, कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तीसरा हम लोग को यहाँ पर यह कौन सा आ जाएगा? जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यह बायोस्फीयर रिजर्व भी किसमें आएगा? इसी में आ जाएगा, प्राकृतिक रूप में ही आ जाएगा। तो ये सभी मानव निर्मित हो गए। तीसरे पार्ट में हम लोग को यह जानना है विरासत संरक्षण की नीति क्या है, विरासत की संरक्षण की नीति क्या है। तो 2 प्रकार की नीतियां यहां पर भी काम करती है। एक तो वैसी नीति जो वैश्विक नीति है, जो यूनेस्को के द्वारा लागू किया जाता है और यूनेस्को उसको संरक्षण करने का काम करता है। तो उस प्रकार की जो नीति है वह नीति कौन सी है? तो वैश्विक रणनीति है, वैश्विक रणनीति है। और दूसरा रणनीति अगर हम लोग यहां देखें तो वह रणनीति कौन सी है? भारतीय रणनीति है, भारतीय रणनीति है। मतलब जो विरासत के संरक्षण को लेकर है, इसके लिए नियम कानून कितने प्रकार से बन सकता है, तो इसके लिए जो नियम कानून है वह नियम कानून कितने प्रकार से बन सकते हैं? 2 प्रकार से। एक तो वैश्विक रणनीति जो यूनेस्को के द्वारा बनाया जाएगा, और दूसरा भारतीय रणनीति जो भारतीय रणनीति है, यानी कि यह एक प्रकार से क्या होगा? संवैधानिक होगा, ठीक है ना। संवैधानिक रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है, या हम यह भी कर सकते हैं या गैर संवैधानिक रूप से भी हमें क्या है? प्राप्त हो सकता है, गैर संवैधानिक रूप से भी प्राप्त हो सकता है। और तीसरा पॉइंट कौन सा है? संस्थागत रूप से हमें प्राप्त हो सकता है। हाँ, अच्छा, प्लस की रिकॉर्डिंग क्लासेस कर रहे हैं, वेरी गुड। तो ये सभी चीजें क्या है विरासत को लेकर, और एक हम लोग को पढ़ना होगा महत्व। तो जब कभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे भारतीय विरासत, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि मेरे क्लास में जब आप आना, तो मेरे क्लास में आप सभी बच्चे अपना खुद का नोट्स बनाना प्लीज, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो लिख के ही है, और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? विरासत का अर्थ क्या है, वर्गीकरण किस प्रकार से है, संरक्षण की नीति कौन कौन सा निर्धारित होता है, और महत्व क्या है। यही टॉपिक हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? भारतीय विरासत को लेकर पढ़ना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? संस्कृति को लेकर, संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति को लेकर पढ़ना है। याद रखिए, भारतीय संस्कृति को लेकर अगर हम लोग पढ़ें तो संस्कृति की सामान्य समझ और इसकी अवधारणा, इसकी अवधारणा। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखता हूं, तो जो ये संस्कृति है,
जो संस्कृति और संस्कृति मेरे द्वारा आप लोगों को समझाया गया है। संस्कृति क्या होता है? संस्कृति क्या होता है? अलग-अलग क्षेत्रों में छोटे लेवल पे जो लोगों की बोलचाल, रहन-सहन या जो पान्य वेशभूषा है, आभूषण है, वो हमारा क्या होता है? पार्ट संस्कृति का होता है। और यही संस्कृति जब व्यापक लेवल पे पढ़ना हो, तो वो क्या हो जाता है? सभ्यता हो जाता है। समझ लीजिएगा पूरे पॉइंट्स को। और मेरे द्वारा यह भी बताया गया, ठीक है? मेरे द्वारा यह भी बताया गया कि देखो भैया, जो आपकी संस्कृति है, वह छोटे लेवल पे है, सभ्यता जो है वो ब्रॉड लेवल पर है, अर्थात सभ्यता रूपी गाड़ी में बैठकर संस्कृति क्या है? सफर करती है। तो भारत का पूरा देखा जाए तो सभ्यता हो गया। राजस्थान का अगर देखा जाए, कितने बच्चे यहाँ पर राजस्थान से हैं? ठीक है, राजस्थान का देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा हो गया? संस्कृति हो गया। हरियाणा का संस्कृति हो गया, एमपी का संस्कृति हो गया, आपके बिहार का संस्कृति हो गया। तो छोटे लेवल पे जब हम लोग देखते हैं, हाँ, छोटे लेवल पे हम लोग देखते हैं, तो छोटे लेवल पे संस्कृति होता है। तो उन्हीं संस्कृतियों के बारे में तो हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है कि जो संस्कृति है उसकी परिभाषा क्या होगा। तो परिभाषा तो एक सिंपल पॉइंट में मेरे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा इसका कि इसकी विशेषता क्या होगी, संस्कृति की विशेषता क्या होगी और संस्कृति का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये हमें पढ़ना है। संस्कृति के सामान्य समझ और अवधारणा का सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग को यहाँ पर सिलेबस में जानना होगा कि संस्कृति की किसके बारे में, संस्कृति के अध्ययन के महत्व, कौन सा? संस्कृति के अध्ययन के महत्व। और तीसरा पॉइंट हम लोग को यहां जानना है कि संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता इन दोनों में क्या अंतर है। एक सिंपल सा क्लू पॉइंट मेरे द्वारा आप लोग को बताया गया कि संस्कृति क्या है? छोटे लेवल पर, और सभ्यता क्या है? एक प्रकार से ब्रॉड लेवल पर है, ठीक है। अलग अलग संस्कृतियां जो है आपस में क्या होती है? टकराती हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग को जानना होगा। कौन सा? सांस्कृतिक। देखो, अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे पछताओगे, और इस तरीके से अगर आप सिलेबस को नहीं चर्चा करोगे, हमारे बच्चों में जो हम लोग के हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उन हिंदी मीडियम के बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यही है ना कि एक तो वो अपना खुद का नोट्स नहीं बनाते हैं, और दूसरा क्या है, वो सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते हैं। एक बात जान लीजिए, यूपीएससी कोई हार्ड नहीं है, यूपीएससी बहुत ही सिंपल है, बशर्ते अगर आप यूपीएससी के नेचर को और यूपीएससी के नस को पकड़ ले। आप यह बार-बार देखते होंगे कि मैं 3 बार इंटरव्यू दिया हूं, मैं 5 बार इंटरव्यू दिया हूं, तो बच्चे ये बोलते हैं ना, तो क्या उनके लिए प्रीलिम्स कोई हार्ड होता है क्या? नहीं। जो एक बार या 2 बार प्रीलिम्स पास कर लेता है, तो उनको लगता है प्रीलिम्स बहुत ईजी है। और ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है? क्योंकि प्रीलिम्स के नस को पकड़ लिया है। जो मेंस पास कर गया, मैं 2 बार किया, तो मुझे हार्ड नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे उसका नस पता है कि कहां से वो क्वेश्चन, यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। और सभी बच्चों, आप लोग अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। यही रीजन है कि अभी मैं आर्ट एंड कल्चर का जब क्लास लेके आया, तो मैं डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट नहीं कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट अगर स्टार्ट कर देता तो वो मेरी विशेषज्ञता नहीं होगी, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में जितने भी दिन अभी पढ़ाया हूं, पिछले आपके 4 सालों से मैं मुखर्जी नगर के अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया, और वहां पर काफी मतलब वहां पे 500-500 600 बच्चे लाइव रहे, और उन बच्चों के साथ मैं हमेशा यही डील किया कि पहले सिलेबस और उसके बाद सिलेबस को उठाकर मैं सब्जेक्ट कंप्लीट करता। तो यहां पर हम लोग को यह भी जानना होगा, सांस्कृतिक संघर्ष एवं इन सभी संघर्षों के बीच में देखा जाए तो क्या होता है? टकराते होती है आपस में। एक दूसरे से जो संस्कृतियां हैं, वह संस्कृति क्या होती है? हाँ जी हाँ, वो संस्कृति क्या होती है? यूपीएससी पढ़ने और पढ़ाने वाले, जी बिल्कुल सौरभ जी, पढ़ाने वाले पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है, और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है। तो यह हमेशा क्या होती है? आपस में टकराती है। तो इनके बारे में हम लोग को मात्र 4 पॉइंट पढ़ना है अवधारणा को लेकर। और भारत के संदर्भ में अगर हम लोग संस्कृति को देखें, तो भारत के संदर्भ में हमें संस्कृति में सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना होगा, कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग को क्या जानना होगा कि भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है। दूसरा हम लोग को यह जानना होगा कि भारतीय संस्कृति का, ठीक है, भारतीय संस्कृति का विदेशों में किस प्रकार से प्रसार हुआ है। तो विदेशों में प्रसार, जैसे प्राचीनतम संस्कृति के साथ हड़प्पा सभ्यता हुआ या मेसोपोटामिया हुआ, तो इस प्रकार से दोनों में क्या संबंध हुए, वह जानना है। तीसरा हम लोग को यहां पर यह जानना है कि वैश्वीकरण एवं भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है। वैश्वीकरण एवं हमें क्या पढ़ना है? भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ना है। और फिर यानी कि वैश्वीकरण के दौर में संस्कृति, जैसे अभी हम लोग हैं, और एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि भारत आजाद हो गया लेकिन भारतीय नहीं। समझिए, हम मानसिक रूप से अभी भी क्या है? गुलाम है ब्रिटिशर्स का। इसी पे एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया था। समझिए क्वेश्चन का नेचर समझिए, मेंस लेवल का। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लॉर्ड डलहौजी, हम जो होते हैं लॉर्ड क्लाइव, कर्नवालिस, हेस्टिंग्स से तो आजाद हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी खड़ा हुआ अभी मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक वो खड़ा हुआ अभी क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने जो सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन किया था भारत को, उसी के प्रभाव में हम अभी भी हैं कि अभी भी हमारे सामने अगर कोई ब्रिटिशर्स आ जाता है तो हमारे मन में यह आता है कि हमसे ज्यादा जानता है, ठीक है। तो हम लोग अभी ब्रिटिशर्स का कोट पैंट पहनकर, ठीक है, सूट बूट पहनकर हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग काफी स्टैंडर्ड हो गए, हाई फाई हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से अभी भी क्या है? उनके गुलाम बने हुए हैं। तो वैश्वीकरण के समय में भी क्या है, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति किस प्रकार से विदेशों की गुलामी कर रही है, इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। समझ में आ रहा है ना। और सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग को यह जानना होगा यहाँ पर कि जो भारतीय संस्कृति है, तो इस भारतीय संस्कृति के अध्ययन की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। वर्तमान समय में देखा जाए तो प्रासंगिकता क्या है इस प्रकार से हमारी संस्कृति का। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का क्या हुआ? पूरा सिलेबस हुआ, जिसको हमें पढ़ना है। क्या आप सभी बच्चे लिख तो रहे हो ना, नोट्स तो बना रहे हो ना? ये भारतीय संस्कृति का क्या हुआ? सिलेबस हो गया। अब हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में जानना है? आर्ट एंड कल्चर में भारतीय कलाओं के बारे में जानना है, ठीक है। भारतीय कलाओं के बारे में जानना है। सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना होगा कि इन कलाओं का अर्थ क्या होता है और इसका आशय क्या होता है। फिर दूसरे पॉइंट्स में हम लोग को यहाँ पर यह जानना होगा कि कलाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। कलाओं का यानी कि जो भारतीय कलाकृतियां हैं या कलाएं हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, वर्गीकरण कौन कौन सा, ये जानना है। सबसे फर्स्ट इनका जो वर्गीकरण किया गया है ना, 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। एक तो इनकी उपयोगिता के आधार पर किया गया है, दूसरा इनकी शैली के आधार पर किया गया है, और तीसरा इनके सौंदर्य बोध के आधार पर किया गया है। तो भारतीय कलाओं का जो भारतीय जो कल्चर है, ठीक है ना, उसकी क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से हुआ है? 3 प्रकार से हुआ है। सबसे प्रथम कौन सा है? अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको समझ में भी नहीं आ रहा है? कितने बच्चे हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना सिंपल वे में मैं लेके चल रहा हूं अभी सिलेबस को ही। सबसे पहला कौन सा? उपयोगिता की दृष्टि से।
किसके बारे में? उपयोगिता की दृष्टि से। उपयोगिता की दृष्टि का मतलब या मैक्सिमम किस प्रकार से होंगे, तो या एक प्रकार से हस्तशिल्प होंगे। कैसे होंगे? हस्तशिल्प होंगे। जैसे एग्जांपल अगर आप लोग के सामने में रखूं कि वैसे कौन-कौन से हैं, एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखता हूं तो कोई वस्त्र हो गया या कोई आभूषण हो गया, तो वस्त्र या आभूषण हो गया, या हम यह कह सकते हैं कि हाथी दांत की बनी वस्तुएं, ठीक है? तो हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं हो गई, या यह भी कहा जा सकता है कि जो मृद भांड है, ठीक है ना? तो जितनी भी मृद भांड हुआ, ये हुआ, या खेल कूद के समान हुआ। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। सिलेबस आप लोग जरूर लिखना ताकि आप लोग को पता रहे, डायरेक्शन पता रहे। तो खेल कूद के समान, ये क्लासिफिकेशन जो किया गया, यह क्लासिफिकेशन किस पे है? उपयोगिता के आधार पर है। दूसरा इसका जो पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है क्लासिफिकेशन में, सेकंड पार्ट, वह कौन सी है? शैली की दृष्टि से। कौन सी है? शैली की दृष्टि से। अगर हम लोग शैली की दृष्टि से देखें, कितने प्रकार की शैलियां हैं, उन शैलियों की दृष्टि से देखें तो कौन कौन सी है? एक तो हमें यहां प्राप्त होता है कौन सा? शास्त्रीय शैली, यानी कि शास्त्रीय कलाएं। दूसरा हम लोग को यहां पे पढ़ना होगा लोक कलाएं, और तीसरा जो हम लोग को पढ़ना होगा यहां पर, वह कौन सी है? तो जनजातीय कलाएं। तो इस प्रकार की तीन प्रकार की कलाओं के बारे में हम लोग को यहां पढ़ना होगा। और तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है, वह क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है? तो सौंदर्य बोध के आधार पर है। किसके आधार पर है? तो यह है सौंदर्य बोध के आधार पर, वर्गीकरण। अगर हम लोग सौंदर्य बोध के आधार पर इसके वर्गीकरण को देखें, तो इसमें हम लोग को पढ़ना होता है फाइन आर्ट्स। आप लोग किताब देखें 11वीं क्लास का, कौन सा पढ़ना है? फाइन आर्ट्स, यानी कि ललित कलाएं। कौन सा? ललित कलाएं। एक तो दृश्य कलाएं होगी, और दूसरा कौन सी होगी? अदृश्य कलाएं होंगी। कौन कौन सी? दृश्य कलाएं, अदृश्य कलाएं, जैसे वस्तु कला, मूर्त कला या चित्रकला। इस प्रकार की जो चीजें आ रही हैं, वह कौन सी है? ललित कला का पार्ट हो गया। कौन सा हो गया? ललित कला का पार्ट हो गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट्स करके बता दे रहा हूं, यहां पर मैं क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं, ठीक है ना? आप लोग समझ लेना इसको। यहां पर मैं क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं। इसमें जो ललित कला है ना, इसमें दो प्रकार से आएंगे। एक तो वैसी आ जाएंगी जो दृश्य कलाएं होंगी, जो हमें दिखेंगी, और उसमें कौन कौन सी है? तो एक आपका मिलेगा वस्तुकला, वस्तुकला। दूसरा हमें यहां मिलेगा मूर्तिकला, मूर्तिकला। और तीसरा हमें यहां पढ़ने को मिलेगा चित्रकला। कौन सा? चित्रकला। और नेक्स्ट अगर हम लोग यहां देखते हैं ललित कलाओं का, तो सेकंड पार्ट होता है कौन सा? प्रदर्शनकारी कलाएं। कौन सी कलाएं प्राप्त होती हैं? तो प्रदर्शनकारी कलाएं प्राप्त होती हैं। अब इन प्रदर्शनकारी कलाओं में हमें कौन कौन सा पढ़ना है? सर किताबों में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें? आप मेरे भाई किताबों का चक्कर अभी छोड़ दें, आप मेरी क्लास को एक बार देखो, मेरे क्लास का नोट्स बनाओ, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि किताब को कैसे पढ़ना है। इसीलिए मैं ये सिलेबस बता रहा हूं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और यह सिलेबस उन्हीं बच्चों के लिए है। तो जिस प्रकार से जैसे संगीत हो गया, नाटक हो गया, कठपुतली हो गया, सर्कस हो गया, या काव्य कथाएं हो गया, तो यह सभी किसमें आ जाएंगे? प्रदर्शन कला में। और यह सारी की सारी चीजें हैं, यह कौन सा है? कलाओं का है। तो आज का आप लोगों ने सिलेबस मेरा देखा होगा वस्तु कला, आप लोग देख रहे हैं ना, भारतीय वस्तु कला। तो मेरे द्वारा जो स्टार्ट करने वाला हूं, या कौन सा पार्ट मेरे द्वारा स्टार्ट किया जाएगा? तो वस्तु कला को स्टार्ट किया जाएगा। अब आप मेरे बच्चों एक बात बताना कि अगर मेरे द्वारा वस्तु कला को स्टार्ट किया जा रहा है, वस्तु कला अगर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, तो ये किसमें आएगा? फाइन आर्ट्स का पार्ट आ जाएगा ना, ललित कलाओं का पार्ट आ जाएगा ना, और भारतीय कलाओं से संबंधित आएगा ना। तो अब जो जो टॉपिक मैं आप लोग के सामने रखते जाऊंगा, आप लोग सिलेबस में उसको फाइन करने में सक्षम हो जाओगे ना, फाइन करने में सक्षम हो जाओगे ना। यहां तक जो होता है, हाँ जी महादेव दीवाना जी बताइए, कौन सा नेम है? फोर्थ वाला, हाँ, नाटक हो गया, संगीत हो गया, यहाँ पर हाँ खेल कूद के समान हो गए, खेल कूद के समान हो गए, ठीक है। ये सारी की सारी जो होता है कलाओं का डिफिनेशन हुआ। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है भारतीय साहित्य और भाषा के बारे में, जिसमें हम लोग संस्कृत भाषा पढ़ेंगे, पाली भाषा का किस प्रकार से उद्भव हुआ, प्राकृत भाषा का, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और दक्षिण भारत की भाषा के बारे में देखेंगे, जैसे तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, ठीक है ना। यानी कि पूरा का पूरा अगर पॉइंट हम लोग देखें, कौन सा? संगम साहित्य। पूरा का पूरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो वह कौन सा आएगा? तो संगम साहित्य आ जाएगा। तो ये दक्षिण भारत वाले में हम लोग पढ़ेंगे। और एक अब कुछ लास्ट पॉइंट है, साहित्य हम लोग प्राचीन भारतीय साहित्य को पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारतीय साहित्य को पढ़ेंगे, आधुनिक साहित्य को पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं पे भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों में भारतीय धर्म को पढ़ेंगे। और धर्म में कौन कौन सा? तो धर्म में हमें पढ़ना होगा हिंदू धर्म से संबंधित, ये पीडीएफ में आप लोग को दे दूंगा। इस्लाम धर्म को हमें पढ़ना होगा, इस्लाम धर्म को पढ़ना होगा। फिर हम लोग को यहाँ पर, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल का है, तो जैन धर्म के बारे में पढ़ना होगा, यहीं पे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना होगा, यहीं पर पारसी धर्म हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हम लोग सिख धर्म पढ़ेंगे। इतनी सारी सिलेबस हम लोग भारतीय धर्म में देखना है। फिर हम लोग को यहाँ पर पढ़ना होगा भारतीय दर्शन। जैसे भारतीय दर्शन में कौन कौन सा? तो भारतीय दर्शन में अगर हम लोग देखें तो वैदिक दर्शन को देखना होगा। और वैदिक दर्शन कहने का मतलब कौन सा हो गया? उपनिषद हुआ। कौन सा पार्ट हुआ? उपनिषद हुआ। यहीं पे हम लोग को भौतिकवादी चीजों के बारे में भी देखना है, भौतिकवादी। और यही हम लोग देखने वाले हैं दर्शन में सूफी एवं भक्ति आंदोलन। यहीं पे हम लोग को पढ़ने वाला है सूफी और भक्ति आंदोलन, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में। सांस्कृतिक आंदोलन करने का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर हम देखते हैं प्राचीन भारत में देखते हैं, तो प्राचीन भारत में हमें दो प्रकार के दार्शनिक चीजों में मिल रहा है। एक कौन सा? बौद्ध धर्म, और दूसरा कौन सा है? जैन धर्म। इसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं पर अगर हम देखते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, मध्यकालीन भारत में तो हमें कौन सा मिलता है? सूफी धर्म और कौन सा? भक्ति आंदोलन। इन दोनों के बारे में देखना होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग देखें आधुनिक भारत का, जी हाँ एनसीएंट का भी दे दूंगा। देखिए इतना सिंपल है, 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे हमेशा, ठीक है। और दूसरी बात आपके जीएस पेपर फर्स्ट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जब कंप्लीट करवाऊंगा तो दोनों लेवल का करवा दूंगा, आपके जीएस पेपर फर्स्ट के लिए भी, और ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए भी, एक साथ दोनों कंप्लीट हो जाएगा। और शायद अभी तक आप लोग देख रहे हो सिलेबस के एनालिसिस में ही इतनी सारी चीजों को जब मैंने बताया आप लोग को, पहले ही मैं सिलेबस अगर दे रहा हूं तो आप लोग इस चीज को समझ सकते हो कि मैं करवाऊंगा तो काफी अच्छे तरीके से करवाऊंगा। वहीं पर अगर प्राचीन भारतीय शैक्षिक संस्थानों को देखा जाए तो 3 संस्थानें हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तक्षशिला, दूसरा हम लोग को नालंदा, और तीसरा हम लोग को किसके बारे में? विक्रमशिला। इनके बारे में पढ़ना होगा। और फिर लास्ट में हम लोग यह देख लेंगे त्योहार, उत्सव और मेले के बारे में, प्राकृतिक संस्थाओं और सांस्कृतिक पुरस्कार और सांस्कृतिक व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, चलचित्र और सिनेमा का इतिहास देखेंगे, खेल कूद देखेंगे। और यही हमारा
आर्ट एंड कल्चर का पूरा सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही सिलेबस है, ठीक है, इतना ही सिलेबस है। और सिलेबस देखकर आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भैया इतना ज्यादा सिलेबस है समुद्र के जैसा, यूपीएससी कैसे क्लियर करे। ठीक है, मन में जरूर आपके ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या पढ़ें, यूपीएससी के लिए सबसे मेन पता है क्या है, क्या पढ़ें उससे ज्यादा है क्या छोड़ दें, कैसे पढ़ें। तो इस चीज का आप लोग याद रखिएगा। हाँ जी, डेली ये क्लास चलेगी, आज से स्टार्ट हुआ है 9 पीएम से यह क्लास चलेगी। 9 पीएम से स्टार्ट होगा, लेकिन आप लोग की संख्या बल पे डिपेंड करता है। जितना आप लोग का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उतनी लंबी क्लासेस लेकर मैं जल्दी से कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग से जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इस बात का होगा कि आप लोग स्वयं अपना खुद का नोट्स बनाइएगा, फिर अपना खुद का नोट्स बनाइएगा और लाइव क्लास जितना हो सके उतना आप लाइव क्लास को अटेंड कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारे पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा और क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किसी भी किताब को आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो नितिन सिंघानिया हो, चाहे कोई भी किताब हो। एबीसी मैं आप लोग से बार-बार कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, कोई भी किताब आप मत पढ़ो, मेरे नोट्स को बनाओ और बार-बार मेरा नोट्स रिवीजन करो। और मेरे नोट्स से अगर क्वेश्चन ना फंसे, आप जो बोलोगे वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना जरूर करो, नोट्स बनाओ और बार-बार उस नोट्स का आप रिवीजन करो। सफिशिएंट है, यूपीएससी निकालना है तो इन सब चीजों पे आपको काम करना होगा। हाँ, चलिए अब सबसे पहले आज का हम लोग का ये चैप्टर जो है सबसे फर्स्ट मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है और अब से इस क्लास के बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो सभी ध्यान से अब इस क्लास को करो और समझो। हम लोग पढ़ किसके रहे हैं, किसके बारे में रह रहे हैं, भारतीय वस्तु कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वस्तु कला अगर मैं आपसे कहूं या एक और शब्द का प्रयोग कर दूं, स्थापत्य कला, तो वस्तु कला या कौन सा, स्थापत्य कला। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्थापत्य कला के नाम से परिचित हैं, वस्तु कला वो नहीं समझते हैं। तो शायद अब दोनों पॉइंट्स आप लोग समझ में आ गया। हमें इसमें क्या जानना है, इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है कि प्राचीन भारतीय वस्तु कला का, फिर हम लोग को पढ़ना है मध्यकालीन वस्तु कला के बारे में, मध्यकालीन भारतीय वस्तु कला के बारे में, और तीसरा हम लोग को पढ़ना है आधुनिक वस्तु कला के बारे में। अब हमें यहाँ पर यह जानना है कि जब कभी हम लोग प्राचीन भारतीय वस्तु कला को पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को मात्र 3 के बारे में जानना है। एक तो हम लोग को सबसे पहले किसके बारे में जानना है, स्तूप के बारे में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वह किसके बारे में पढ़ना है, स्तूप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वह कौन सा, मंदिर के बारे में पढ़ना है। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, इन तीनों प्रकार की शैलियां क्या होती है, तीनों प्रकार की शैलियों में, हाँ ठीक है ना, तीनों प्रकार की शैलियों में अंतर क्या है, उन सभी अंतर की बिंदुओं पर भी हमें क्या है, नजर रखना है, देखना है और समझना है। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में। और फिर हम लोग को यहां पर पढ़ना है कि चैत्य क्या होता है, चैत्य क्या होता है एवं बिहार क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था प्राचीनतम समय में, ये जानना है। ये हम लोग का सबसे फर्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का वस्तुकला। और इसमें सबसे पहला आप लोग कॉपी पर मान लगा लिए और जहां कहीं भी ये सिलेबस लिखा हुआ रहेगा आप लोग की कॉपी में, तो अगर मेरे से कोई पॉइंट छूटेगा भी तो आप लोग बता सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट छूटा है, उसको करा दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग को यहाँ पर किसके बारे में जानना है, मध्यकालीन भारतीय वस्तुकला या स्थापत्य कला। तो मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य या वस्तुकला में देखेंगे तो इस समय तक हमें पता है कि मुस्लिम आक्रांताओं का भारत पर अटैक हो चुका था और मुस्लिम आक्रांताओं के भारत पर अटैक होने के कारण जो अफगानिस्तान, ईरान, इन सबों की सभ्यता थी उसका भी भारत में क्या हुआ, मिश्रण हुआ। और उसके साथ ही भारत में हमें देखने को मिलने लगता है मीनार के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेहराब क्या होता है, मेहराब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ यह देखने वाले हैं गुंबज क्या होता है। गुंबज के बाद आगरा का मकबरा आप लोग देख रहे हो ना, तो उन भारत के जितने भी मकबरे हैं उन सभी मकबरों पे हम लोग ध्यान रखेंगे। और फिर हम लोग यहाँ देखने वाले हैं मस्जिद के बारे में, ठीक है। तो मीनार, मेहराब, गुंबज, मकबरा और मस्जिद ये सभी हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मध्यकालीन भारतीय वस्तुकला का ये सिलेबस होगा। और मध्यकालीन भारतीय वस्तुकला के सिलेबस में हम लोग इन सभी पॉइंट्स में अंतर क्या होता है विद ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फिर अगर हम लोग यहाँ देखिए आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में आप सभी बच्चों को पता है कि आधुनिक काल में यूरोपियों का भारत में क्या हो चुका था, आक्रमण हो चुका था। और अगर यूरोपीय जैसे पुर्तगीज भारत में आ गए थे, तो पुर्तगीजों ने भारत में आने के बाद भारत में एक शैली का, जैसे अभी भी आप चर्च जो बने हुए होते हैं, तो चर्चों का जो आप आकलन करते देखते हो तो वह किस प्रकार की शैली में बने होती है, तो वह कौन सा है, गोथिक शैली है। कौन सी शैली है, तो गोथिक शैली है। तो गोथिक शैली का विकास किसमें होता है, तो भारतीय आधुनिक वस्तुकला में हम लोग को पढ़ना है। यहीं पे हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, तो नियो क्लासिकल शैली के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा, तो नियो क्लासिकल शैली के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और यहीं पर एक और हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक शैली। बस यही हम लोगों का पूरा क्या है, मिला जुला कर। सर हिस्ट्री में साउथ के फ्रीडम फाइटर के जिक्र क्यों नहीं आता है, उन्होंने भी तो बहुत कुछ किया है, प्लीज एक्सप्लेन। शॉर्ट इंजीनियर जी अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा कौन आपसे बोल दिया कि आता नहीं है, बिल्कुल आता है। जब हम लोग साउथ दक्षिण भारत के इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय दक्षिण, आप एक बात बताना, बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे, साउथ के, तो महाराष्ट्र, ठीक है। तो बहुत आता है, जब हम लोग सही तरीके से पढ़ेंगे ना तो उस समय हम लोग सभी क्रांतिकारियों के बारे में बताता हूं मैं। मेरे क्लास आप देखिए आधुनिक भारत के इतिहास, उसमें मेरे द्वारा बताया जाएगा। और बिल्कुल आप लोग हाँ बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर मैं हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा और अगर मैं पढ़ाया भी, कुछ बच्चे मेरी क्लास यहाँ पर देख रहे हैं जो कि मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं और कुछ बच्चे नए हैं, तो जो नए बच्चे हैं वो धैर्य रखें, मेरे आर्ट एंड कल्चर की क्लास को पहले आप करो और फिर आप देखना एक एक करके जो भी मैं सब्जेक्ट कराऊंगा आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और दक्षिण भारत के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका नाम चर्चा होता है, कुछ जो हिस्ट्री के टीचर वो छोड़ देते हैं। तो हम लोग का ये जो चैप्टर फर्स्ट है ना, इसी के बाद इसमें हम लोग को इतना ही पढ़ना है, बस यही सिलेबस है। इतना सा सिलेबस है, बहुत जो होता है छोटा सा सिलेबस है, समझ में आ रहा है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्तूप स्टार्ट करने वाले हैं। किसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, स्तूप। मेरे द्वारा सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया कि भारतीय वस्तुकला में हम लोग को पढ़ना क्या है, स्तूप पढ़ना है, मंदिर पढ़ना है, चैत्य और बिहार पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट कौन सा, प्राचीन भारतीय वस्तुकला हम लोग को पढ़ना है। और अगर प्राचीन भारतीय वस्तुकला पढ़ना है तो हम लोग को यहाँ पर स्तूप स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना होगा, स्तूप स्थापत्य कला का। और इसमें देखिए कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है ये भी आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट इसकी संकल्पना क्या है और इसकी बनावट क्या है, किस प्रकार की इसकी बनावट है, तो उस बनावट को भी हमें क्या है पढ़ना है। यह कितने प्रकार के होते हैं, स्तूप का दर्शन क्या होता है, इसके विकास का चरण कितना है और महत्वपूर्ण स्रोतों में तुलनात्मक अध्ययन। बस स्तूप का पूरा सिलेबस यही 5 सिलेबस है। ये प्रथम, सेकंड में प्रकार, तीसरे में हम लोग को दर्शन, फिर हम लोग को चौथे में विकास का चरण और पांचवें में हम लोग को यहाँ पर देखना है कि इसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन सा है और कैसा है। बस इतना ही पॉइंट्स आप लोग को क्या है जानना है। आ जाओ अब हम लोग इसका सबसे फर्स्ट नामकरण और सबसे फर्स्ट पॉइंट आते हैं स्तूप स्थापत्य कला का कौन सा है, संकल्पना एवं बनावट। तो हम लोग संकल्पना एवं बनावट पर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये ग्राफ आप लोग को दिखाई दे रहा है, 30 घंटे में या
35 घंटे में मैं पढ़ाऊंगा तो टाइम लिमिट नहीं रहेगा, मैं समझाने का तो लगता हूं कि मैं समझाऊंगा तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और जितने बच्चे अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे उन सभी बच्चों को देखना बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग यह देख लेते हैं संकल्पना। अगर हम लोग यहाँ पर स्तूप को देखते हैं ना, अगर हम लोग स्तूप को देखते हैं तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? जो स्तूप हमें दिखाई देता है, इस स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुहा। समझना यहाँ पर गुहा यानी कि एक प्रकार से गुफानुमा आकृति का हो जाना या ढेर। आप देख रहे हैं ना, कोई चीज अगर जैसे कूड़ा करकट अगर आप डालते हैं तो वो ऐसे ही तो आकृति लेता है ना, बढ़ते हुए तो चला जाता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, गुहा या ढेर। आप लोग साथ में अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा और मैं फोटो भी आप लोग को बताऊंगा। हाँ जी, अब यहां समझिएगा आप लोग कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है गुहा, या इसका अर्थ क्या होता है, ढेर होता है। और स्तूप जो है या प्रतीक किसका होता है, तो जो स्तूप है ना, यह एक प्रकार से समाधि का प्रतीक होता है। यह किसका प्रतीक होता है? यह प्रतीक होता है समाधि का। और किसकी समाधि का प्रतीक होता है? तो कोई भी, जैसे कोई महानतम राजा है या कोई महान संत है या कोई आचार्य है, कोई आचार्य है, तो इन तीनों के शरीर के ऊपर अगर बनाया जा रहा है तो इस प्रकार के अगर देखा जाए तो यह कौन सा हो गया, शारीरिक। कौन सा हो गया? शारीरिक अवशेषों पर इसका क्या कर दिया गया, निर्माण कर दिया गया। तो अगर इसका निर्माण शारीरिक अवशेषों पर किया जा रहा है, कोई राजा है, संत है या आचार्य है, तो राजा, संत या आचार्य के शारीरिक यानी कि अवशेषों के ऊपर निर्माण किया जाता है किसका, स्तूप का। एक लाइन, एक पॉइंट तो आई थिंक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। लेकिन आप सभी बच्चों को यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ राजा, संत और आचार्य के शरीर के ऊपर ही इसका निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि अगर कोई पवित्र सामग्री है किसी संत का, जैसे भिक्षा मांगने वाला उनका जो कमंडल है, जैसे उनका जो खड़ाऊ है, उनके पवित्र वस्तुओं के ऊपर भी स्तूपों का निर्माण करवाया जाता था। यानी कि यह किसका प्रतीक होता है? यह समाधि का तो प्रतीक होता ही है, लेकिन यह जो है यह एक प्रकार से पवित्र पवित्र सामग्री के ऊपर भी इसका क्या है, निर्माण कराया जाता था। पवित्र सामग्री के ऊपर भी इसका क्या है, निर्माण करवाया जाता था। ठीक है ना, अब इसको अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों को ठीक है, आप सभी बच्चों को दो चीजें आपको समझ में आ गया कि स्तूप का अर्थ क्या होता है, गुहा या ढेर होता है। और दूसरा पॉइंट आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि स्तूप होता क्या है, स्तूप को माना क्या जाता है। तो मुख्यतः क्या होता है, या तो समाधि का प्रतीक होता है। मुख्यतः क्या होता है, तो समाधि का प्रतीक होता है। लेकिन सिर्फ समाधि का यह प्रतीक नहीं होता है, या पवित्र वस्तुओं के ऊपर भी इसका क्या है, निर्माण किया जाता है। ये सभी बच्चों को समझ में इतना जरूर आ चुका है ना। किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट्स यहां तक तो नहीं है? क्या मैं ये मानकर चलूं कि आप किसी भी बच्चे के मन में यहां तक डाउट्स नहीं है? एक बार अपने कमेंट के द्वारा बताइए तो क्या क्लास ये अच्छा लग रहा है, और कितने बच्चे नए देख रहे हैं, पहली बार ऐसे कितने बच्चे हैं जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, एक बार बताओ तो। चलिए, वेरी गुड। अब यहां समझना, चीजों को मैं ग्राफ बनाकर यहां पर समझा दे रहा हूं ताकि आप सभी बच्चों को, एक तो मेरे द्वारा ये ग्राफ डाला गया है, समझना यहां पर ग्राफ डाला गया है, लेकिन आप जब अपनी कॉपी में बना रहे हो ना, तो कॉपी में बनाते समय आपको अपने साथ लिख फोटो भी बनाना पड़ेगा। आप लोग तो बहुत पुराने हैं जी, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, अभी आप प्रथम बार देख रहे हैं, वेरी गुड। तो अब यहां देखिएगा इसकी संकल्पना बनावट का सबसे नीचे क्या होता है, मैं इसका ग्राफ बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं, और आप सभी बच्चे भी अपनी कॉपी में इसका ग्राफ जरूर बनाना। ठीक है, क्योंकि ग्राफ अगर आप लोग बनाओगे तभी आप लोग के पेपर में भी, अगर बाई द वे आ गया तो पेपर में भी आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सबसे नीचे अगर देखा जाए तो सबसे नीचे इसका क्या होता है, चबूतरा होता है। समझना यहाँ पर, ये वाला जो इसका पार्ट होता है, ये वाला पार्ट किसका होता है, तो चबूतरा होता है। यह कौन सा होता है, चबूतरा का पार्ट होता है। और इसी के ऊपर एक अंड समान इस प्रकार से आकृति बनी हुई होती है। आप लोग ग्राफ में देख सकते हो, ये जो ग्राफ है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इस प्रकार से ये, और यहाँ पर क्या है, ये नीचे पार्ट बैठने के लिए चबूतरा बनाया गया होता है। तो यही चीज मेरे द्वारा बनाया गया, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये अंड का पार्ट हो गया। यह किसका पार्ट होता है, ये अंड का होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यह कौन सा पार्ट होता है, यह पार्ट होता है अंड का। किसका होता है, अंड का। और जो ये अंड का पार्ट होता है इसको माना जाता है शांति, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, शांति। इसका दर्शन क्या है, अंड का दर्शन क्या है, तो ये जो अंड है इसका दर्शन है शांति का। ठीक है, किसका दर्शन है, शांति का। वहीं पर इसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, हाँ, तो इसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो इसके ऊपर हम लोग इस प्रकार से एक आरे तिरछे करके लाइन खींचा गया होता है, इस प्रकार से। ठीक है, आरे तिरछे करके एक प्रकार से क्या किया गया होता है, लाइन खींचा गया होता है। तो ये जो यहां पर लाइन खींचा गया होता है, ये वाला, ये जो लाइन खींचा गया होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है हर्मिका। क्या बोला जाता है, हर्मिका कहा जाता है। हर्मिका अगर देखा जाए तो यह किसका जो होता है, यह पवित्रता का प्रतीक होता है। सभी बच्चे लाइव और मैक्सिमम सपोर्ट आप करना। ठीक है ना, यह किसका प्रतीक होता है, तो यह एक प्रकार से पवित्रता का, यानी कि यह दर्शन किसका होता है, तो यह दर्शन होता है पवित्रता का। ठीक है, इसके ऊपर अगर लाइन हम लोग देखते हैं तो इसके ऊपर लाइन किसका खींचा गया होता है, इस प्रकार का बना हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार का यहां पर क्या है, बना हुआ रहता है, ये वाला पार्ट। जैसे वो आप लोग बना लेना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाला ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं छत्रावलियां। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है छत्रावलियां। और यह किसका प्रतीक होता है, यह होता है शिक्षा का। किसका प्रतीक होता है, शिक्षा का। हम लोगों के द्वारा यह देखा गया, ये देखो, ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, अंड का पार्ट हुआ। तो एक पॉइंट तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, अंड मिल रहा है। और हम लोगों ने ग्राफ भी बनाकर देखा कि अंड इस प्रकार से बनता है। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में, ठीक है ना, आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको बना चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने बना लिया है तो, और अगर नहीं बनाया तो बहुत गंदी बात है, समझ रहे हैं। यानी कि यूपीएससी की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हो, अभी सीरियस नहीं हो। और यूट्यूब पर यही रीजन है कि बच्चे बार बार यूपीएससी नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसके पीछे रीजन भी है अंड का। अगर अंड के बारे में देखा जाए तो अंड ये होता कैसा है, अंड ये होता कैसा है, तो जो ये अंड है यह एक प्रकार से कैसा होता है, तो अर्ध गोलाकार होता है। कैसा होता है, अर्ध गोलाकार होता है। या दूसरे शब्दों में हम यह कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम यह कर सकते हैं, यह किस प्रकार से है, तो उल्टे कटोरे के भांति होता है। कटोरे के भांति होता है, मतलब उल्टे कटोरे के जैसा होता है। वह पार्ट कौन सा है, अंड का है। अंड सभी को समझ में आ गया। ठीक है, फिर हम लोगों के द्वारा बनाया गया ऊपर कौन सा, ये हर्मिका है। कौन सा है, हर्मिका है। आप ग्राफ के द्वारा देखो, यह ग्राफ के द्वारा यहां पर बनाया गया ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या सभी बच्चों को, ठीक है ना।
ये हिस्ट्री का ये पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर। तो सभी बच्चों को ये दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पर? ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? हर्मिका का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? हर्मिका का है। तो ये यहाँ पर कौन सा है? हर्मिका है। हम लोग यहाँ पर हर्मिका करके लिख लेते हैं, ठीक है, हर्मिका। अगर हम लोग हर्मिका को देखते हैं तो हर्मिका किसके ऊपर? तो साथ में आप लोग लिखिएगा अंड के ऊपर, अंड के ऊपर आड़े तिरछे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया होता है, पत्थरों को जोड़कर इसका क्या किया गया होता है? निर्माण किया गया। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट हर्मिका का हो गया। और उसके ऊपर आप लोग सबसे ऊपर देखे हैं ये वाला पार्ट बना हुआ है, यह कौन सा है? छत्रावलियां है। देखो यहाँ पर ये सबसे ऊपर इस प्रकार का जो बना हुआ है ना, ये कौन सी है? छत्रावलियां है। तो छत्रावलियां, और ये छत्रावलियां किसके ऊपर बनी हुई रहती है? देखो तो अपने ग्राफ के द्वारा, हर्मिका के ऊपर बनी होती है। किसके ऊपर बनी हुई रहती है? हर्मिका के ऊपर बनी हुई रहती है। अब यहाँ पर यह देखो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तोरण द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो इसका नाम है तोरण द्वार। और इसका ग्राफ आप लोग ऐसे बना सकते हो। यहाँ पर मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये ग्राफ आप सभी बच्चों को बनाना ही बनाना है, ना बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं है अपनी कॉपी में। और जिसका जितना अच्छा ग्राफ बनाने वाले हैं वह उतने अच्छे से अपने ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत सारे एजुकेटरों को मैं देखता हूं कि वो फोटो लेके आते हैं, जैसे मेरे द्वारा यहाँ फोटो लेके आया गया है ना, और फोटो लेके आते हैं और वो क्या कर देते हैं? फोटो को ही बना देते हैं। तो वैसा काम नहीं करना है, हमें क्या करना है? अपने से बनाना है, ठीक है। ये वाला इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ये वाला इसका कौन सा आता है? तोरण द्वार आता है। यहां पर ये आपस में आड़े तिरछे पत्थरों के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं? मिले होते हैं। तो ये आप लोग सामने इस प्रकार से जो ये बना हुआ देख रहे हो, यह कौन सा है? तोरण द्वार है। यह क्या है? तोरण द्वार है। और ऊपर वाला अगर हम लोग देखें यहीं पर, तो ये चारों तरफ इस प्रकार की चीजें देख रहे हैं ना, जो घेरा बनाया हुआ है, घेरा बना हुआ आप लोग देख रहे हो। तो जो ये घेरा बना हुआ है इसको कहा जाता है वेदिका। क्या बोला जाता है? वेदिका बोला जाता है। और वेदिका किस प्रकार से होता है? तो वेदिका है जैसे, क्या हुआ जब बनाने का नाम आया तो बहुत सारे बच्चे भागने लगे? नहीं बनाना है क्या? ना बनाऊं क्या मैं? ऐसे ही समझा दो, बता दो, ठीक है। ये आपस में क्या होते हैं? इस प्रकार से, क्योंकि सभी का दार्शनिक अर्थ है और हमें इन सभी के दार्शनिक अर्थों को काफी अच्छे तरीके से क्या करना है? समझना है। ठीक है, ये वाला हम लोग क्या नाम देते हैं? इसका क्या नाम बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं वेदिका। क्या बोलते हैं? वेदिका। और वेदिका का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पवित्र भूमि। क्या होता है? पवित्र भूमि। और आप लोगों के द्वारा एक चीज पे जरूर गौर किया जाता होगा, ये सारे के सारे ग्राफ देखना, दो तीन ग्राफ मैं और आप लोगों को दिखा रहा हूं, अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। यहां देखो, एक द्वार यहां बना हुआ है, दूसरी द्वार इस साइड में होगा, तीसरा इधर होगा, यानी कि चारों की चारों दिशाओं में इस प्रकार के तोरण द्वार बनाए गए होते हैं। चारों की चारों दिशाओं में यह तोरण द्वार बने हुए रहते हैं, यानी कि टोटल जो तोरण द्वार बना हुआ रहता है इसकी चार दिशाएं होती हैं, और चारों दिशाओं को चार देवताओं के नाम से बनाया गया होता है। और वह चारों देवता कौन कौन से हैं? एक तो सोमदेव है, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो वह कौन से हैं? इंद्र है, तीसरा अगर हम लोग देखें तो यम है, और चौथा अगर हम लोग देखें तो वरुण है। तो चार आपके तोरण द्वार होते हैं। ये जो आपका तोरण द्वार दिख रहा है, यह मुख्यतः जो तोरण द्वार है, मुख्यतः जो तोरण द्वार है, यह तोरण द्वार क्या है? तोरण द्वार क्या है? चारों दिशाओं में होता है, और चारों दिशाओं में चार देवताओं का यह प्रतीक होता है। पूर्व की दिशा में देखा जाए तो इंद्र के प्रतीक होता है, अगर हम लोग उत्तर की दिशा में देखते हैं तो सोमदेव के प्रतीक होते हैं, दक्षिण की दिशा वाला अगर देखा जाए तो यम देवता के प्रतीक होते हैं, और आपके पश्चिम की दिशा में देखा जाए तो पश्चिम की दिशा में क्या होते हैं? तो आपके वरुण देव के प्रतीक होते हैं। तो ये इनके क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं। और यह तोरण द्वार है। समझ में आ रहा है? तोरण द्वार चारों देवताओं का, और ये अलग अलग घटनाओं के आधार पर इसका निर्माण किया गया होता है। जैसे आप सभी बच्चों को अब ये तो काफी अच्छे तरीके से ये ग्राफ के द्वारा दिख रहा है कि पत्थर को किस प्रकार से जोड़ जोड़ कर इसको बनाया गया है। और ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? ये वाला पार्ट कौन सा है? इसको हम लोग कहते हैं हर्मिका। इसका क्या नाम है? इसी का नाम हर्मिका है ना। और ये ऊपर वाला जो इस प्रकार के पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये ग्राफ काफी क्लियर दिखाई दे रहा है। मेदी 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 जो बांधा गया होता है, चारों तरफ से घेरा गया होता है, वह मेदी होता है। महादेव के, हाँ महादेव। अच्छा, डाटा आप लोग का खत्म हो रहा है क्या? टेलीग्राम लिंक यहाँ पर मैसेज में आप लोग को मिल गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट कौन सा इसका होता है? तो ये वाला पार्ट इसका है छत्रावलियां। कौन सा पार्ट होता है? छत्रावलियां। और काफी अच्छी तरीके से अब आप लोग को ये छत्रावलियां दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। अब दो पॉइंट्स आप लोग को लिख लेना है यहीं पर। एक पॉइंट तो लिखना है आप लोग को वेदिका, वेदिका। और वेदिका में आप लोग करके दो लाइन लिख लेना कि भूतल पर, लिख लेना इसको साथ में, भूतल पर स्तूपों को, स्तूपों को चारों तरफ से घेरा जाता है। भूतल पर स्तूपों को चारों तरफ से घेरा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे वेदिका कहा जाता है, जिसे वेदिका कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट आप लोग हेडिंग डालिएगा और उसको लिख लीजिएगा तोरण द्वार। कौन सा? तोरण द्वार। तोरण द्वार में भी दो लाइन आप लोग लिख लीजिएगा कि चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में यह क्या होता है? एक प्रकार से तो प्रवेश द्वार होते हैं, चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार होते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे तोरण द्वार कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब एक लाइन आप लोग को नोट करके लिखना है, महात्मा गांधी के नोट पे क्या लिखना है? वेदिका, वेदिका एवं तोरण द्वार। वेदिका एवं तोरण द्वार पर, तोरण द्वार पर अनेक घटनाओं के शिल्प बने होते हैं। वेदिका और तोरण द्वार पर अनेक घटनाओं के क्या बने हुए रहते हैं? तो शिल्प बने होते हैं। क्या बने होते हैं? तो शिल्प बने होते हैं। ये लाइन आप लोग को सिर्फ इसलिए लिखना है कि भाई दबे कभी भी आ जाए तो आप लोग बता सकते हो। चलो अब यहां देखना, ये वाला पार्ट कौन सा हुआ? तोरण द्वार का हुआ, है ना। आप देखिएगा यहां पर आप लोग देख रहे हैं ना, अलग अलग थोड़ा सा जूम करना या थोड़ा सा अपने मोबाइल को सही करके देखना कि यहां पर आप लोग यक्ष देखिए, यक्ष यक्षिणी, या आप देख रहे हैं ना, यक्षिणी यानी कि देवी, नाच का, हाथी का, देवताओं के, शेर, बाघ, ठीक है ना, इंद्र का, इस
प्रकार की सभी की कलाकृतियां, आप सोचिए बुद्ध के जमाने में, ईसा पूर्व में इतने साल पहले अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा स्तूप बने थे 84,000 के करीब में। और उस समय यही हमारे देश की कलाकृति है जिसको हम लोग आजकल भुलाते जा रहे हैं। आजकल हम लोग देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे देश की जो कलाकृतियां हैं वो कितना अव्वल दर्जे का है। आप खुद देखना, इतने छोटे छोटे और बारीकी में इतने अच्छे तरीके से जब आप लोग नेट पर उसको ऑन करके देखोगे ना, तो इतना स्पष्ट होता है, शरीर का हर एक अंग, हर एक पार्ट इतने स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है कि आप लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि उस समय इतने साल पहले किस प्रकार से इसको बनाया गया होगा। तो जो घटनाएं होती है ना, उन घटनाओं के आधार पर इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। वही चीज मेरे द्वारा यहां दिखाया गया कि वेदिका और तोरण द्वार पर अनेक घटनाओं के शिल्प बने होते हैं। और यह शिल्प किस प्रकार से होते हैं, तो यह शिल्प कहीं ना किसी घटनाओं से संबंधित होते हैं। और यह शिल्प यही है, यक्ष यक्षिणी पक्ष पशु पक्षी देवी देवता चारों दिशाओं के, इन सभी का क्या है यहाँ पर बनाया गया। ये हमारे कभी भी मौका मिले ना, एक बार जाकर देखो। जब आप आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ लोगे तो आप कहीं भी जाओगे, ताजमहल में भी जाओगे ना, तो मेरे पढ़ाए गए पॉइंट को आप उसमें खोजोगे कि कहां पर है। जैसे अब आप लोग सांची के स्तूप अगर आप देखोगे, ये भरौत वाला तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी जो अवशेष है उसका, ठीक है ना, तो या सारनाथ के स्तूप को जब आप देखोगे तो इन सब चीजों को आप वहां खोजोगे, समझोगे उसको। यही है आर्ट एंड कल्चर की क्लास, ना सिर्फ आपको केवल क्लास के लिए इंपोर्टेंस है, बल्कि आपके लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा हमारे देश का जो आर्ट एंड कल्चर है, और उसको समझना है सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, एक बार समझने के लिए भी कि हमारे देश की कलाकृतियां कितनी अव्वल दर्जे की थी। और हम लोग इन सभी चीजों को भूल चुके हैं, इन सभी चीजों को भुला चुके हैं, जो हमारी क्या है, सबसे बड़ी गलती है। इसी टाइम में कर लिया था। और आगे जी हाँ, पश्चिम महादेव के दीवाना जी, आप देखिएगा मेरी क्लास को मैं कितना अच्छे तरीके से पश्चिम और भारतीय संस्कृति के बारे में समझाया हूं। आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा आधुनिक भारत का जो मेंस लेवल की क्लास है उसमें मेरे द्वारा बताया गया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर किसके बारे में देखते हैं, स्तूपों के प्रकार के बारे में। स्तूप हम लोग को समझ में आ गया क्या? सभी बच्चे एक बार अपने अच्छे और प्यारे कमेंट के द्वारा बता दो कि क्या आप सभी बच्चों को स्तूप का पार्ट समझ में आ गया क्या? स्तूप में कौन कौन सा पार्ट, तो यहाँ एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये होता क्या है, ये यहाँ से क्या है, ये तोरण द्वार है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये कौन सा है, या तोरण द्वार है। यहाँ से क्या है, अंदर की तरफ प्रवेश किया जाता है। ये चारों तरफ से क्या है, वेदिका है, वेदिका है। और यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ है। यहाँ पर आप नीचे से या ऊपर, ये जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट अंड हो गया। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, यहाँ पर ये वाली पार्ट यहाँ पर मिल रहा है हर्मिका। और ये कौन सा हो गया, छत्रावलियां, छत्रावलियां हो गई। ये वाली पार्ट कौन सा हो गया, तोरण द्वार हो गया। जब आप अंदर प्रवेश करते हो तो आप इसके नीचे यहाँ पर चारों तरफ क्या कर सकते हो, प्रदक्षिणा कर सकते हो। प्रदक्षिणा तो आपको समझ में आ रहा है ना, प्रदक्षिणा तो समझ में आ रहा है ना कि प्रदक्षिणा कर सकते हो। और जब आप ऊपर भी चढ़ते हो, चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया गया होगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन बनाया गया होगा, जब आप जाओगे तो चढ़ के देख लेना एक बार। तो ये अंड और ये जो होता है, ये वाला, ये वेदिका, ये वाली पार्ट कौन सी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदिका बोलते हैं। तो ये जो अंड है और ये जो वेदिका है, इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, जगह होता है। आप उस जगह से होकर क्या कर सकते हैं, प्रदक्षिणा कर सकते हैं। आप उस जगह से होकर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, प्रदक्षिणा पथ मिलता है। यही टोटल पार्ट हो गया। किसके किसके बारे में याद रखना है, अंड के बारे में याद रखना है, हर्मिका के बारे में याद रखना है, छत्रावलिया के बारे में, तोरण द्वार के बारे में, वेदिका के बारे में। बस तोरण द्वार चार दिशाओं में होता है, चारों दिशाओं के अलग अलग देवता होते हैं। पूरब के लिए कौन, तो इंद्र। पूरब में वर्षात सबसे ज्यादा होता है ना, तो इंद्रदेव के कारण होता है। ठीक है ना। उत्तर में कौन से होते हैं, सोमदेव होते हैं। दक्षिण में कौन से होते हैं, यमदेव होते हैं। और पूरब में पश्चिम में कौन से होंगे, वरुण देव। तो ये चारों देवताओं का नाम भी आप लोगों को क्या है, हाँ, नीचे भी यहाँ पर खाली स्थान होता है। आप वहां पर क्या कर सकते हैं, अपना प्रदक्षिणा कर सकते हैं। आप वहां पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो प्रदक्षिणा करने के लिए भी होता है, आपको स्पेस दिया गया होता है जहां पर आप अच्छे तरीके से प्रदक्षिणा कर सकते हैं। वेरी गुड। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह स्तूप अच्छे तरीके से समझा पाने में मैं सक्षम हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है स्तूपों के प्रकार। किसके बारे में पढ़ना है, स्तूपों के प्रकार। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं समझना। यहाँ पर स्तूप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक शारीरिक स्तूप होता है। शारीरिक स्तूप का मतलब यह हो गया कि बुद्ध के, कौन सा हो गया, बुद्ध या किसी संत के, बुद्ध या किसी भी संत के जो शारीरिक अवशेष पर बना होता है, बुद्ध या किसी संत के शारीरिक अवशेष पर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है, शारीरिक स्तूप कहा जाता है। समझ में आ गया सभी बच्चों को कि शारीरिक स्तूप क्या होता है? कोई भी बच्चा बताओ, क्या कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है शारीरिक स्तूप को लेकर? समझ में आ गया शारीरिक स्तूप क्या होता है? बुद्ध है, राजा है या कोई संत है, उसके मरने के बाद उसके अवशेष पर अगर किसी स्तूप का निर्माण करा दिया गया है तो वह स्तूप कौन सा हो गया, शारीरिक स्तूप हो गया। चलो अब हम लोग को यहाँ देखना है परिभोगिक स्तूप। कौन सा है, परिभोगिक स्तूप। परिभोगिक स्तूप का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी, जैसे सपोज करो कोई संत है या कोई आचार्य है, तो कोई भी संत है या कोई आचार्य है, तो उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं पे, उपयोग की गई वस्तुओं पर बना, तो इसके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं पर जो स्तूप बना गया होता है। जैसे उपयोग की गई वस्तुएं कौन कौन सी, तो जिसके में वो क्या मांगा करते थे, भिक्षा मांगा करते थे, तो भिक्षा पत्र हो गया, पात्र हो गया, सॉरी पात्र। तो यहां समझ लेना, भिक्षा पात्र यानी कि कमंडल हो गया जिसमें वो लोग भिक्षा मांगा करते थे, या चरण पादुका हो गई। कौन सी, शुद्ध हिंदी तो यही होता है ना, क्या होता है, चरण पादुका। तो जैसे कौन सा हो गया, चरण पादुका, या जिस आसन पर क्या है वह बैठा करते थे। तो इन सभी चीजों पर, इन सभी पर जब भी बनाया जाता है स्तूप, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसको कहा जाता है परिभोगिक स्तूप। एक पॉइंट, शारीरिक स्तूप आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया। परिभोगिक स्तूप आप सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा। और अब हम लोग को यहाँ पर तीसरा पॉइंट समझना है, उद्देशिका स्तूप। किसके बारे में हम लोग को समझना है, तो वह पॉइंट कौन सा है, उद्देशिका स्तूप। अगर हम लोग यहाँ पर देखें उद्देशिका स्तूप के बारे में, तो यह है कि जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से, बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से जिसका निर्माण किया गया होता है, वह कौन सा होता है, उद्देशिका स्तूप होता है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया कि उद्देशिका स्तूप कौन सा हो गया, बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से जिसका निर्माण किया गया होता है, वह कौन सा हो गया, उद्देशिका स्तूप हो गया। और यही पे हम लोग देखते हैं पूजार्थ स्तूप के बारे में, यानी कि यह चौथा जो इसका पार्ट पाया जाता है। अगर किसी स्तूप को पूजा करने के उद्देश्य से, पूजा के उद्देश्य से बनाया गया है, उद्देश्य से बना, तो पूजा के उद्देश्य से अगर कोई स्तूप बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूजार्थ स्तूप के नाम से जाना जाता है। सभी बच्चे आई थिंक कंफर्म हो गए कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। और बहुत सिंपल है ना, अब इसमें ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। चलो स्तूप के दर्शन हम लोग देख लेते हैं। स्तूप का दर्शन कौन कौन सा है। स्तूप का दर्शन का मतलब यह हुआ कि स्तूपों का, जैसे ये तोरण द्वार हो गया, जैसे ये हर्मिका हो गई, और जैसे इसके ऊपर जो छत्रावलियां बनी हुई रहती है, इसके ऊपर जो है छत्रावलियां जो बनी होती है, इनका क्या क्या अर्थ होता है, ये हम लोग को जानना है।
स्तूप के दर्शन को अगर हम लोग देखें तो सबसे प्रथम बार समझना, सबसे प्रथम बार यानी कि ऋग्वेद में देखना, ये सारी चीजें जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, ये किसी एक किताब से नहीं है, एक किताब से नहीं है। भले यहां लिखा हुआ है नितिन सिंघानिया का, आपको इस किताब को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और मैं रिवीजन भी उस किताब का करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे तरीके से ध्यान से इन चीजों को लिखना होगा, समझना होगा, क्योंकि मैं ग्राफ भी, मैं फोटो भी लाऊंगा और मैं आप लोग को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा ताकि मैक्सिमम आप लोग को समझ में आ जाए। तो जो ये स्तूप है ना, जो स्तूप के दर्शन है, अगर देखा जाए तो जो ऋग्वेद है, सबसे प्रथम बार ऋग्वेद में ही स्तूप के बारे में बताया गया है। सबसे प्रथम बार किसमें स्तूप के बारे में बताया गया है या चर्चा किया गया है, तो वह कौन सा है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में जो स्तूप है ना, उसको बोला गया है कि ऊंची उठती हुई, समझिए यहां पर ऊंची उठती हुई जो अभिव्यक्तियां होती है, अभी मैं इसको समझा दूंगा। अभिव्यक्तियों को क्या बोला गया है? स्तूप कहा गया है। समझो यहां पर मेरे द्वारा, ठीक है। क्यों, क्या हो गया? मुझे भी लगी है, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट करवा के जाऊंगा मैं। यहां समझो, स्तूप को ऋग्वेद में सबसे प्रथम बार स्तूप के बारे में चर्चा किया गया है और स्तूप को बोला गया है कि ऊंची उठती हुई अभिव्यक्तियों को ही क्या कहा गया है? स्तूप कहा गया है। अब तो आप सभी बच्चों को यह समझना है कि अभिव्यक्तियां क्या होती है, इसका कोई एग्जांपल। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सूर्य की रश्मि, यानी कि सूर्य की जो रश्मि है, जो उसका तेज है, वो क्या है? चारों तरफ फैला हुआ रहता है ना, उसको स्तूप कहा गया है, ठीक है। या जब अग्नि की ज्वाला है, कौन सी? तो अग्नि की ज्वाला, अग्नि जब जलती है तो आप देखते हो ना उसका फैलाव किस प्रकार से ऊपर जो होता है, वृत्तांत जो होता है रहता है। या आप लोग बरगद का पेड़ या पुराने जो होते हैं पेड़ देखिएगा, वो बृहद लेवल पे चारों तरफ क्या है? फैली हुई रहती है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि बितान लेकर लेकर फैले वृक्ष। तो जो बितान लेकर फैले हुए वृक्ष है, इसी प्रकार की चीजों को क्या कहा जाता है? अभिव्यक्ति कहा जाता है, अभिव्यक्तियां कहा जाता है। तो ऊंची उठती हुई अभिव्यक्तियों को क्या है? स्तूप कहा गया है। तो क्या आप सभी बच्चे इस लाइन को, ठीक है, क्या आप सभी बच्चे इस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए कि स्तूप, ऋग्वेद में स्तूप किसको कहा गया है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यह देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, तो जो बौद्ध परंपरा है ना, समझना यहां पर, जो बौद्ध परंपरा है, इस बौद्ध परंपरा में, ठीक है, बौद्ध परंपरा में अगर देखा जाए तो बौद्ध परंपरा में जो स्तूप होता है ना, तो स्तूपों को क्या बोला गया है? तो स्तूपों को आनंद का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है? आनंद का प्रतीक माना गया है। देखना एक एक पॉइंट्स यहां पर अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि यही चीजें क्वेश्चन आ जाते हैं। ऋग्वेद में स्तूप यानी कि ऊंची उठी हुई अभिव्यक्तियों को स्तूप कहा गया है ऋग्वेद में, और बौद्ध परंपरा जो है, इस बौद्ध परंपरा में स्तूपों को क्या माना गया? आनंद का प्रतीक माना जाता है। तो यही सीधे पॉइंट्स आप लोग से जो है पूछ देगा कि किसमें स्तूप को, या प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधा पूछ देगा कि किसमें स्तूप को आनंद का प्रतीक माना गया है। तो किसमें माना गया है? तो बौद्ध परंपरा में ही आनंद का क्या है? प्रतीक माना गया है। अगर हम लोग यह देखते हैं कि इसके अलग अलग दार्शनिक अवधारणाएं हैं और अलग अलग का प्रतीक माना जाता है। क्या माना गया है? अंड को शांति का प्रतीक माना गया है। ये वाला पार्ट अंड है ना, वही ऊपर अगर हम देखते हैं, ये वाला पार्ट कौन सा है? हर्मिका है ना। बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आते जाए और ग्राफ देखकर आप लोग बता सके उसको। तो उसको क्या माना गया? हर्मिका है ना। तो जो ये हर्मिका है, ठीक है, जो यह हर्मिका है, हर्मिका को क्या माना गया है? तो इसको पवित्रता माना गया है। हर्मिका को क्या माना गया है? तो पवित्रता माना गया है। और जो भी आपकी छत्रावलियां हैं, कौन सी? छत्रावलियां। तो जो आपकी छत्रावलियां हैं, तो ये छत्रावलियां कौन सी? ये ऊपर वाला, ये वाला पार्ट जो बना हुआ था, ग्राफ में मेरे द्वारा बताया गया कि नहीं बताया आप लोगों को? देखो तो याद है कि नहीं है? ये वाली पार्ट, ये वाली जो दिख रहा है, ये कौन सी है? छत्रावलियां हैं। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि जो ये छत्रावलियां है ना, ठीक है, हाँ छत्रावलियां है ना, इनको क्या माना गया है? इनको माना गया है कि चारों दिशाओं में बुद्ध के बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आप लोगों को पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो वेदिका है, तो वेदिका में क्या माना गया है? वेदिका में माना गया है पवित्र भूमि। क्या माना गया है? पवित्र भूमि। यहीं पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहीं पर अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, वेदिका हो गया ना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चारों तोरण है, जो चारों तोरण द्वार है, उस चारों तोरण द्वार को क्या माना गया है? चारों दिशाओं का प्रतीक माना गया है। चारों दिशाओं का क्या माना गया है? इसको प्रतीक माना गया है। यही टोटल, ठीक है, यही टोटल पॉइंट्स अगर देखा जाए तो हमारे सिलेबस का क्या है? पार्ट है। और यही आपका कौन सा है? दार्शनिक है, स्तूप। हम लोगों के द्वारा स्तूप का दर्शन और स्तूप समझ में आ गया, ठीक है ना। स्तूप का दर्शन और स्तूप समझ में आ गया। क्या आप सभी बच्चे ये बता सकते हैं क्या स्तूप क्या है? सभी बच्चे बता सकते हैं कि स्तूप क्या है? स्तूप का अंग कौन कौन से हैं? वेदिका, हर्मिका, छत्रावलियां, अंडे, प्रदक्षिणा पथ, तोरण द्वार, इन सभी के बारे में आप लोग बता सकते हैं। ऋग्वेद में क्या बोला गया है? बौद्ध परंपरा में इसको क्या बोला गया है? आनंद का प्रतीक किसमें बोला गया है? परंपरा में इसको बोला गया, बौद्ध परंपरा में इसको बोला गया है। और ऋग्वेद में इसको रश्मि बोला गया है, या आग के लपेटे बोले गए हैं, या वृत्तांत वृक्ष का जो था उदाहरण दिया गया है। यही सारी चीजें हम लोग का क्या था? स्तूप का परिचय था। और अब हम लोग को यह पढ़ना है कि स्तूप का उद्भव एवं उसका कौन सा विकास, ठीक है। स्तूप का उद्भव एवं उसका कौन सा विकास। अगर हम लोग इसके उद्भव और विकास पे नजर डालें तो इसका जो उद्भव हुआ, एक तो मौर्य काल से पहले, ऋण वैदिक काल में, या बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद। तो एक हम लोग को यहां पर किसके बारे में पढ़ना होगा? मौर्य पूर्व। कौन सा? मौर्य पूर्व। एक हम लोग को यह जानना होगा। दूसरा हम लोग को इसका उद्भव किसमें हुआ? तो मौर्य काल में। सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में ही इसका विकास देखने को हमें क्या है? मिला है। सबसे ज्यादा इसका जो विकास है, यह विकास हमें कब देखने को मिला है? मौर्य काल में देखने को मिला है। इसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल में अगर देखें तो मौर्योत्तर काल में जो शुंग है, शुंग के द्वारा इसका क्या किया गया था? नष्ट भी कराया गया था, ठीक है। तो मौर्य, क्योंकि ब्राह्मण धर्म से संबंधित था,
तो मौर्योत्तर काल में हम लोग देखेंगे। अब इस मौर्योत्तर काल में आते आते जो स्तूप है या बनने की परंपरा क्या हो गई, कम भी हो गया, और दूसरा यह कि तोड़ा भी जाने लगा। और वहीं पर हम लोग मौर्य काल में देखें तो अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवा दिया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग को यहाँ पर यह पढ़ना होगा गुप्त काल में पूरी तरीके से आते आते क्या हो गया, हल्का फुल्का कुछ अवशेष बचा, वो हम लोग को यहाँ पर क्या है पढ़ना होगा। तो यही स्तूपों का क्या है यहाँ पर, तो स्तूपों का उद्भव है और विकास है। तो हमें यही 4 पॉइंट मौर्य काल से पहले, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में कौन कौन से स्तूप हैं उनके बारे में क्या है पढ़ना है। तो ये हम लोग कल मिलेंगे 9 PM पर, वहां पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा है तो जाने से पहले आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको चाहिए तो @Chronicle Ayush 9 करके आप अगर सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, या अनअकैडमी प्रदीप सर्च करोगे तब भी मिल जाएंगे, या हिस्ट्री ऑप्शनल बाय प्रदीप सर्च करोगे तब भी मेरा वहां पर मिल जाएगा कोड। और सब्सक्रिप्शन लेते हुए कोड का जरूर यूज करना, और वह कोड कौन सा है, PK10 है। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना, और ये क्लास डेली 9 PM पर स्टार्ट होगा। तो आप सभी बच्चे 9 PM पर, कल से ज्योग्राफी होगा, नीतू चौबे जी कल से ज्योग्राफी की क्लास है मेरी, हाँ, तो सभी बच्चे कल से ये आप लोग 9 PM पे जरूर आ जाइएगा।